तो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 3 में। इसके पहले वाले पार्ट में हमने प्रश्नोत्तर को काफ़ी बेसिक से समझा था। ठीक है, तो उसके उस वीडियो में मुझे बहुत सारे बच्चों कमेंट आए कि सर परीक्षा अध्ययन से करवाइए। ठीक है, लाइव। ठीक है, तो मैं जो आज की वीडियो में आपको परीक्षा अध्ययन से करवाने वाला हूँ बाकी के प्रश्नोत्तर जो कि आपके बाकी के अध्यायों से बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने जो प्रश्नोत्तर दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो है आपके हैं हिंदी के कक्षा 10वीं के अध्याय मेरे गाँव की सुख शांति किसने छीन ली। अब जो है सबसे पहले तो हम इस अध्याय के मेन टॉपिक जो है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय में है क्या, उसके बाद जो हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे तो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। सबसे पहले जो आपको इस अध्याय का आप नाम ही देखिए, इसका नाम है मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली। मतलब ये अध्याय हमें यह बता रहा है, नाम हमें बता रहा है कि भाई मेरा गांव है, एक कोई गांव है, उसमें सुख और शांति है और वो छीन चुकी है। मतलब ये हमें कॉन्सेप्ट आज के गाँव का बता रहा है कि भाई आज के जो गाँव है उसकी सुख शांति जो है चली गई है। अब ये लेखक कह रहे हैं ऐसा कि भाई लेखक यानी कोई भी मान लीजिए आप लेखक है, तो वो बता रहे हैं कि भाई मेरा जो गाँव है उसमें सुख शांति छीन ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके मेन तथ्य मैंने यहाँ पर लिख दिए कि कौन कौन से पैराग्राफ में। इसके पहले पैराग्राफ हमें चैप्टर का कहता है कि पहले गाँव में सुख शांति थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई पहले लेखक कह रहे हैं कि भाई पहले गाँव में सुख शांति थी लेकिन अब नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि लोक संस्कृति का जो जन्म है वो गाँव में हुआ। मतलब वो लेखक हमें बता रहा है कि भाई जो प्राचीन समय के जो गांव थे वहाँ पर जो है लोक संस्कृति का जन्म हुआ। उसमें जो लोक संस्कृति में जैसे आपकी ललित कलाएं, ललित कलाओं से आश्चर्य दोस्तों, वे जो पुराने समय में जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर नृत्य किए जाते थे उन्हें कहते हैं हम ललित कलाएं। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर आपका एक प्रश्न बन जाता है इस अध्याय से। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो फूल जैसा होता है दोस्तों। कैसा होता है? फूल के समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला आपका चक्की पीसना और संगीत गाना। ठीक है, तो लेखक हमें दूसरे पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले जो गांव में क्या हुआ करता था, गांव में ललित कला का जन्म हुआ, गांव में हुआ। चक्की चक्की के पीसकर संगीत का जो जन्म होता है वो भी गांव में हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला आपका ग्रामीण एकता। यानी कवि तीसरे पैराग्राफ में हमें कहते हैं कि पहले जो गांव थे वहाँ पर एकता थी। मतलब सभी जो गांव का कोई भी एक व्यक्ति था वो पूरे गांव में एकता रूपी रहता था, मतलब पूरे गांव को परिवार के जैसे समझता था। और तीसरा गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम सेवाग्राम। ठीक है, और गांधी जी ने भी गाँव में एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था सेवाग्राम। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चैप्टर का क्या है चैप्टर में। ठीक है, लेखक सिंपल से कहते हैं कि भाई गाँव की जो सुख शांति है वो छीन ली गई है, जिसमें गाँव पहले जैसे थे, पहले सुख शांति थी लेकिन अब नहीं है। गाँव में जो है ललित कलाओं का जन्म हुआ था, गाँव में जो है संगीत का भी जन्म हुआ, गाँव में श्रम के समय संगीत गाया करते थे। ठीक है, गाँव में एकता है और गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको मैं कर दो प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए हम प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसी अध्याय से प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ही हमने देखा था दोस्तों, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम सेवाग्राम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम सेवाग्राम। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे ना दोस्तों आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले में आपका सेवाग्राम यहाँ पर टिक लग जाएगा। अगला आपका लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई गाँव में सुख शांति थी और लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? गाँव में हुआ। दूसरे पैराग्राफ में लेखक हमसे कहते हैं कि लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ है? गाँव में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लोगों की संस्कृति यानी लोक संस्कृति जन्म कहाँ पर हुआ? गाँव में हुआ। अगला आपका लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी अध्याय के तीसरे पैराग्राफ में हमने चर्चा की थी चक्की पीसना और संगीत गाना। ठीक है, जो पुराने समय में जो लोग होते थे वे चक्की पीसते थे, यानी जो पाटे यानी जो पत्थर की चक्की आती थी उसको पीसते थे और संगीत गाते थे। यानी वे वहाँ पर संगीत का जन्म किससे होता है दोस्तों? तो संगीत का जन्म यहाँ पर हुआ है चक्की के फेरे से। ठीक है, लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है? चक्की के फेरे से माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि संगीत का जो जन्म है वो श्रम से हो रहा है। ठीक है, आप अगर चक्की के फेरे से भी लिखेंगे तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला आपका ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। तो यहाँ पर ही दोस्तों मैंने आपको बताया था जो ललित कलाओं का स्वभाव फूल जैसा होता है। कैसा होता है? फूल जैसा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है? फूल के जैसा होता है। अगला आपका ग्रामीण समूचे गाँव को किस रूप में मानता आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था दोस्तों ग्रामीण समूचे गाँव को किस प्रकार से मानता है? एकता के भाव में मानता है। तो यहाँ पर आपका एकता में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और ये जो परीक्षा दिन से तो आप जो मार्केट से परचेस कर सकते हैं और खुद भी जो है ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरे चैप्टर के। हम जो यहाँ पर जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन्हें नहीं करवा रहे क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत कम रहती है। जिससे अगर आप देखिए, अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक पूछा जाएगा, उसके बाद में आपको एक दीर्घ का प्रश्न रहता है एक अध्याय से। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय की संभावना ज़्यादा रहती है इसलिए हम प्रति लघु उत्तरीय आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले अध्याय पर। ठीक है, अगले अध्याय है हमारा मातृभूमि का मान। ठीक है दोस्तों, मातृभूमि का मान। ठीक
ठीक है, सबसे पहले तो हम चैप्टर समझ लेते हैं कि चैप्टर है क्या, उसके बाद हम जो है इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जिससे लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में जो है बना रहे। सबसे पहले अध्याय का नाम है मातृभूमि का मान। अध्याय के नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मातृभूमि है यानी हमारी जो भूमि है उसका मान रखने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ इस अध्याय में है क्या। सबसे पहले तो आपको मान लेना है दो राज्य हैं, एक है बूंदी और एक है मेवाड़। मेवाड़ के जो राजा है वो है महाराणा लाखा, बूंदी के राजा है हेमू। अब दोस्तों ये जो मेवाड़ के जो राजा है महाराणा लाखा, ये जो सूर्यवंश से है, उन्होंने प्रण क्या लिया है, इन्होंने प्रण लिया है कि वे जो है बूंदी को जीत लेंगे। ठीक है, वो बूंदी को जीत लेंगे। लेकिन बूंदी क्या है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, और ये जो है कभी भी ये नहीं चाहते बूंदी वाले कि मेवाड़ वाले हमको जीते। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ वाले जब महाराणा लाखा इन पर हमला करते हैं, इन्हें जितने कोशिश करते हैं तो ये जो है हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है काफ़ी पावरफुल है इनके मुकाबले। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर कहानी तो में ट्विस्ट तब आता है जब महाराणा लाखा सूर्यवंश के है, और सूर्यवंश में अगर कोई प्रतिज्ञा कोई व्यक्ति अगर लेता है तो उसे पूर्ण करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने तो प्रतिज्ञा ली है इसको जीतने की, अब ये तो इसको जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब हम ये क्या करेंगे, तो इनके लिए ये एक तिकड़म लगाते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, एक नकली बूंदी बनाते हैं, इसके जैसा ही एक नकली बूंदी का किला बनवाते अपने ही राज्य में। ठीक है, जिसका नाम वे क्या रखते हैं, बूंदी रखते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, महाराणा लाखा ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने तो प्रण लिया है बूंदी जीतने का, चाहे मैं नकली जीतूं या असली जीतूं, मेरा प्रण तो पूरा होगा। तो महाराणा लाखा क्या करते हैं, अपने ही बूंदी पर हमला करने का सोचते हैं कि भाई मैं इसे हमला करूँगा, मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा और मैं बूंदी भी जीत जाऊँगा। इस प्रकार से ये जो अपना प्रण पूरा करने के लिए ये जो है ये बूंदी पर हमला करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है दोस्तों कि मेवाड़ जो है बूंदी को जीतना चाहता है, जीत नहीं पाता है, इसलिए वो नकली किला बनाता है। नकली किले को वे जो है जीतने के लिए भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मातृभूमि का मान अभी यहाँ से शुरू होता है, इस पॉइंट से। अब यहाँ पर दोस्तों बूंदी पर वो क्या करते हैं, किला तो बनवा लेते हैं और वहाँ पर जो अपने ही सैनिकों को वे जो है खड़ा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने ही सैनिकों को वे जो है वहाँ पर खड़ा करते हैं मेवाड़ वाले। अब मेवाड़ में एक सैनिक रहता है जिसका नाम रहता है वीर सिंह। ठीक है दोस्तों, वीर सिंह करके एक सैनिक रहता है, जो कहाँ का रहता है, वो बूंदी का रहता है और वो जो है मेवाड़ में नौकरी करता है सैनिक की। अब दोस्तों वो मेवाड़ वाले क्या करते हैं, इस वीर सिंह जी को यहाँ पर बूंदी के किले पर खड़ा करते हैं कि भाई आप जो है बूंदी के किले पर खड़े रहिए और हम यहाँ पर हमला करेंगे तो आप झूठ मूठ का हमसे झगड़ा कीजिए। लेकिन वीर सिंह यहाँ पर खड़े होकर ये क्या सोचता है कि भाई मैं बूंदी का निवासी हूँ और हम बूंदी वाले किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते, किसी से हार नहीं सकते, और जब मेवाड़ वाले हम पर हमला करेंगे तो नकली बूंदी का किला हार जाएगा। तो मतलब वीर सिंह ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर मैं हार गया तो भाई बूंदी साम्राज्य भी हार जाएगा। इसलिए वो वीर सिंह क्या करते हैं, अपनी मातृभूमि अपनी बूंदी को असली किला मानकर उसकी तरफ से असली की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मेवाड़ और बूंदी जो नकली किला था उनके सैनिकों के बीच में असली लड़ाई हो जाती है, जिसमें जो है वीर सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर कहा है मातृभूमि का मान, कि बूंदी वाले जो है यहाँ पर अपनी मातृभूमि का मान रखने के लिए हार गए। ठीक, मतलब अब उसका अपनी मातृभूमि के मान के लिए वे जो लड़े आखिरी तक। ठीक है, आपको कहानी दोस्तों क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई तो चलिए प्रश्नोत्तर समझेंगे तो और आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्न है यहाँ पर, बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन क्यों नहीं रहना चाहते थे और क्यों। तो दोस्तों जो बूंदी था, ठीक है, प्रश्न में हमें सिंपल सा पूछा गया है कि भाई जो बूंदी था यानी ये जो बूंदी आपका साम्राज्य था, ठीक है, जैसे अगर मैं इसे और क्लियर कर दूँ, जैसे आप देखिए ये जो आपको बूंदी था, ठीक है, बूंदी के जो राव थे यानी हेमू, वे मेवाड़ यानी ये जो मेवाड़ है इसके अधीन यानी इसको मतलब अधीन क्यों नहीं रहना चाहते थे, मतलब बूंदी वाले क्यों नहीं चाहते थे कि भाई मेवाड़ उनको जीते। तो इसका कारण था दोस्तों, क्योंकि जो मेवाड़ वाले थे ये जो राजपूतों को छिन्न भिन्न करना चाहते थे। ठीक है, राजपूतों को क्या करना चाहते थे, छिन्न भिन्न, इसलिए जो बूंदी वाले जो है मेवाड़ के अधीन नहीं रहना चाहते थे। अगला आपका मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया। ठीक है दोस्तों, तो मुट्ठी भर हाड़ाओ यानी ये जो है बूंदी वाले जो है तो ये तो मुट्ठी भर थे, लेकिन इन्होंने किसको पराजित किया था, महाराणा लाखा को पराजित किया था। मैंने आपको कौन सा बताया था, मेवाड़ ने इसको जीतने की कोशिश की लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुट्ठी भर हाड़ाओं ने जो है मेवाड़ के महाराणा लाखा को पराजित किया था। अगला आपका वीर सिंह का प्राणांत कैसे हुआ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो नकली बूंदी बनाया था, नकली बूंदी पे इन्होंने रखा था वीर सिंह को। ठीक है, जब मेवाड़ वालों ने इन पर हमला किया तो ये जो है वीर सिंह शहीद हो गया।
तो ये इसके लिए हम इसका लिखेंगे कि भाई अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि के मान के लिए जो वीर सिंह का प्राणांत हुआ, वीर सिंह के मातृभूमि के सम्मान के लिए उसने न्यौछावर कर दिया। अगला आपका अनुशासन के अभाव पर हमारे देश के टुकड़े किए हुए, ये कथन किसका है? ये कथन जो दोस्तों अभय सिंह का है, एक नया कैरेक्टर है, आप इसे याद रख लीजिए। अगला आपका महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए? तो दोस्तों जो महाराणा लाखा है, ठीक है, जो महाराणा लाखा यानी ये महाराणा लाखा, ये जो है वीर सिंह की मातृभूमि के प्रति और देशभक्ति देखकर वे जो है प्रसन्न हुए थे। ठीक है, महाराणा लाखा वीर सिंह की देशभक्ति और आत्मबल से प्रभावित हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने जो 2 चैप्टर आपके क्लियर किए, सबसे पहला आपका चैप्टर था मैं और मेरे गांव की सुख शांति किसने छीन ली, और दूसरा आपका चैप्टर था मातृभूमि का मान। और इस दोनों के प्रश्नोत्तर मैंने आपको दे दिया, आप जो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और लगे तो अपनी परीक्षा दल में टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।